हाय गाइस, लेट्स कंटिन्यू जेनेटिक्स। पिछले वीडियो में हमने डीएनए से आरएनए बनाया था। अब देखते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। जो ये हमने मैसेंजर आरएनए बनाया है, इस पर क्या है, बेसिस हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री थे हमारे डीएनए से। राइट, यहाँ पे बेसिस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं एयूजी है, हमेशा फर्स्ट कोड, इस पे जो बेसिस है ना उसी को हमने जेनेटिक कोड नाम दिया। ठीक है, वही है जेनेटिक कोड, जीन से कोड आया है ना, तो जेनेटिक कोड। और इस पे जो फर्स्ट कोड होता है वो हमेशा एयूजी होता है, और वो कोड करता है मिथायोनिन के लिए। और ये मिथाइलिन हमेशा फर्स्ट अमीनो एसिड होता है हर प्रोटीन का, ऑफ एवरी प्रोटीन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दैट मीन्स कि मैसेंजर आरएनए में हमेशा एयूजी रहेगा। ओके, मैसेंजर आरएनए में हमेशा एयूजी ही रहेगा। ओके, उसके बाद जो भी कोडॉन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं यू यू है, उसके बाद आप समझ लो यू सी यू, ऐसे करके कुछ भी हैं, यू जी ए। ठीक है, कोई भी आगे कोड्स है। तो इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट नहीं, इसमें जो थ्री कोड्स का ग्रुप है, थ्री कोड्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं कोडॉन। मतलब कि ये एक कोडॉन है, ये सेकंड कोडॉन हो गया, उसके बाद के थ्री थर्ड कोडॉन हो गया, उसके बाद के थ्री फोर्थ कोडॉन हो गया। ठीक है, ये होते हैं कोडॉन्स। कोडॉन्स कहाँ है? मैसेंजर आरएनए में है। और मैसेंजर आरएनए में कोडॉन्स का मतलब क्या है? दे आर दी इंफॉर्मेशन। मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन होती है कोडॉन्स के फॉर्म में, जो कि क्या करते हैं, कोडॉन्स क्यों बोल रहे हैं? दे आर कोडिंग, कोड फॉर अमाइनो एसिड। हर अमाइनो एसिड के लिए कोड होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम कोडॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कोडॉन है ना, ये हमेशा, ये थ्री है ना, थ्री का ग्रुप है ना, तो इस थ्री के ग्रुप को, मतलब कोडॉन को हम कहते हैं कि कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट है। हम जेनेटिक कोड को बोलते हैं, हम प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड को हम बोलते हैं कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ट्रिपलेट मतलब थ्री का ग्रुप है। अब ये थ्री का ही ग्रुप क्यों है? वाई नॉट वन, वाई नॉट टू, वाई नॉट फोर? ठीक है, तो ये वन का क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं हम। देखो हमारे पास ये बेसिस है ना, बेसिस से ही कोड बन रहा है। तो बेसिस कितने हैं मेरे पास? अगर मैं मैसेंजर, मैं आरएनए की बात कर रही हूँ, नॉट डीएनए, तो ए यू जी और सी, ये कोड है, ये बेसिस है। राइट, और बेसिस कितने हैं? फोर। ठीक है, तो अगर मैं एक ले लूं, अगर मैं इसको ट्रिपलेट ना लेकर एक ले लूं कि एक बेस मेरा एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, दूसरा बेस जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो इससे मैं कितने अमाइनो एसिड बना पाऊंगी? अगर मैं फोर बेसिस को कंसिडर करूं तो मैं कितने अमाइनो एसिड बना पाऊंगी? मैं फोर ही बना पाऊंगी। राइट, एक इससे बनेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, फोर हो गए। तो मेरी बॉडी में फोर अमाइनो एसिड थोड़ा ना बनते हैं। किसी की भी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। ओके, दैट मीन्स मुझे 20 तो कम से कम बनाने हैं। राइट, मुझे प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करवाना है। बट यहाँ अगर मैं एक लेती हूँ, एक बेस लेती हूँ, एक को कोडॉन मानती हूँ, तो वो फोर अमाइनो एसिड ही बना पाएगा। ओके, अगर मैं पेयर में लूं, मतलब कि मैं दो ले लूं, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? फोर बेसिस हैं, और फोर को हर बार दो ले लो, मतलब दो का पेयर है, तो फोर की फोर स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 16 बन पाएंगे। तो 16 अमाइनो एसिड कोड हो पाएंगे। दैट मीन्स अभी भी 20 अमाइनो एसिड नहीं हो पा रहे, चार रह जा रहे। राइट, दैट मीन्स कि कोडॉन जो है वो टू के, मतलब वो पेयर में भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ए यू को किससे कोड करवा दूं, जी सी को किससे कोड करवा दूं, ए ऐसे करवा दूं, तो भी मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो टोटल 16 बनेंगे। और 16 अमाइनो एसिड कोड हो पाएंगे, चार रह जाएंगे। दैट मीन्स जो कोडॉन है, जो जेनेटिक कोड है, वो पेयर भी नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रिपलेट करके देख लो। अगर ये थ्री के ग्रुप में, जैसे हम ले रहे हैं, मानो ए यू जी ऐसे कोड हो रहा है, जी यू सी ऐसे कोड हो रहा है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? फोर की पावर थ्री, फोर बेसिस हैं और थ्री के ग्रुप में ले रहे हैं हम, तो फोर की पावर थ्री इज फोर फोर जा 16, 16 फोर जा 64, तो 64 कोडॉन्स हैं। ठीक है, अगर मैं फोर के लिए लूं तो फोर की पावर फोर, मतलब इससे तो ज्यादा हो जाएगा। राइट,
अब ये मेरा 64 जो है ये 20 से तो काफी ज्यादा, मतलब 20 अमाइनो एसिड तो कम से कम मैं कोड कर ही सकती हूँ ना। और इसका मतलब क्या ये भी निकल रहा है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 64 कोडॉन्स हैं और मेरे पास अमाइनो एसिड तो सिर्फ 20 है। ठीक है, तो होता भी यही है, हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेरीन का एग्जाम्पल लूं, सेरीन इस अमाइनो एसिड जिसके 4 कोडॉन्स होते हैं। तो ऐसा है कि अमाइनो एसिड के 2 कोडॉन्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे पास एक्सेप्शन नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ हमारे पास 2 अमाइनो एसिड हैं, दैट इज पहला वाला मिथायोनिन और एक होता है ट्रिप्टोफैन। यही 2 अमाइनो एसिड हैं जिनका एक कोडॉन होता है, सिर्फ एक कोडॉन। ठीक है, बाकी जितने अमाइनो एसिड हैं दैट इज 18 अमाइनो एसिड, उनका कोड क्या है, वो क्या करते हैं, वो मोर देन 1 कोडॉन से कोड होते हैं। ठीक है, वो उनके या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4 कोडॉन्स। फॉर एग्जाम्पल सेरीन के 4 कोडॉन्स। ठीक है, हम कुछ अमाइनो एसिड्स के कोडॉन्स लर्न भी करेंगे। क्या समझ में आया कि इसकी वजह से हमारा जो जेनेटिक कोड है दैट इज ट्रिपलेट, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पेयर में लेंगे तो छोटा हो जाएगा और 4 लेंगे तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतने की तो हमें नीड ही नहीं। ओके, एंड दिस बिकेम द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, दैट इज जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से क्या मतलब है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक कोड जो है वो सेम होता है। इसका क्या मतलब कि एयूजी, मैंने बोला मिथायोनिन है, तो एयूजी से मिथायोनिन ही बनेगा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में एयूजी किसी और को कोड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे यूसीयू होता है सेरीन का, तो ऐसा नहीं है कि सेरीन को वहां पे कोई और कोड करेगा। ठीक है, ऐसे तो इसके 4 हैं, लेकिन जितने भी हैं, मतलब जो 4 इसके हैं वो इसी के हैं और वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम है, मतलब कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। ठीक है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कोड जो है वो उसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी बहुत सिंपल सी, दैट इज जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। कॉमालेस का क्या मतलब है, जो हम ये जेनेटिक कोड लिखते हैं इसमें क्या कोई पंक्चुएशन आ रही है, मतलब कॉमा क्या, कोई पंक्चुएशन नहीं आती। ठीक है, हम लिखते जाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि 3 के बाद कुछ लगा रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं कि बताने के लिए कि इसका जो नेक्स्ट है वो अलग कोडॉन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज कॉमालेस। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है, वेरी इजी। एक प्रॉपर्टी है कि जेनेटिक कोड जो है ना दैट शोज डीजेनरेसी। इसका क्या मतलब है, डीजेनरेसी का मतलब है कि एक अमाइनो एसिड, अभी हमने ये बात पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ समझना है, एक अमाइनो एसिड, वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, मोर देन वन कोडॉन। और ये बात हमने पहले ही समझ ली है ना। जैसे कि मैं कोई भी अमाइनो एसिड है, कोई भी अमाइनो एसिड है, उसके 2 कोडॉन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं और अमाइनो एसिड सिर्फ 20 है। ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी का, अगर इस रूल का कोई एक्सेप्शन है तो वो भी आपको पता है क्या एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन है एक मिथायोनिन, दूसरा ट्रिप्टोफैन। ये 2 एक्सेप्शन है, क्यों है, क्योंकि इनका एक एक कोडॉन है, एक एक कोडॉन है। और हमारा ये क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है कि वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड, वैसे तो कैन बी यूज्ड है, ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डीजेनरेसी कौन फॉलो नहीं करता। एक्सेप्शन नहीं कहेंगे बट कहेंगे कौन फॉलो नहीं करता, तो कौन नहीं करता, मिथायोनिन और ट्रिप्टोफैन नहीं करता, वो एक ही कोडॉन से कोड होते हैं। ओके, इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी बन जाएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज कि जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कोई भी कोडॉन है, फॉर एग्जाम्पल मैं एयूजी नहीं ले रही हूँ, एयूजी वैसे सिर्फ मिथायोनिन को ही करता है, ये हमें पता है, लेकिन कोई भी और ले लूं। अगर सेरीन के मैं बताऊं आपको कोड्स, तो सेरीन के कोड होते हैं यूसीयू, यूसीसी, यूसीजी एंड यूसीए। ये 4 कोडॉन्स हैं।
तो कोई भी इसमें से कोडॉन ले लो, वो सिर्फ सेरीन को ही करेगा। मतलब ऐसा तो पॉसिबल है कि मेरे आरएनए में मानो ये वाले आए ही नहीं, किसी पर्टिकुलर आरएनए में सिर्फ एक आया, है ना? यहाँ समझो 3 आ गए और एक नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे ये यू से यू किसी और को कोड करने लग जाएगा। मतलब कि एक कोडॉन, एक पर्टिकुलर कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। जबकि एक अमीनो एसिड ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है। दैट प्रॉपर्टी इज डीजेनरेसी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, वो किसी भी कंडीशन में किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बेसिक समझ लेते हैं, पहले कुछ बेसिक्स आपको नीड पड़ेगी, पहले वो समझ लेते हैं। तो बेसिक्स में क्या सबसे इंपॉर्टेंट हमें करना क्या है, इसमें ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि आरएनए से प्रोटीन बनाना, एंड बेसिकली मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, राइट? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। ओके, अब ये मानो मेरा मैसेंजर आरएनए है, ठीक है? इसकी यहाँ पे क्या, ये मैं ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है? इसकी यहाँ पे क्या लगी हुई थी, यहाँ पे कैप लगी हुई थी, राइट? ऐसे करके कैप लगी हुई थी और यहाँ पे हमने इसकी टेलिंग करी थी। तो ये मेरा मैसेंजर आरएनए है और ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम है, करेक्ट? अब मैसेंजर आरएनए में हमने क्या पढ़ा कि क्या होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, राइट? तो मैं एक बना देती हूँ यहाँ पे, ऐसे 3 3 कोडॉन्स हैं, ठीक है? मैं थोड़ा थोड़ा सा 3 के बाद गैप छोड़ रही हूँ ताकि हमें समझने में इजी हो जाए। वैसे कोई गैप नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है? ये मैंने कोडॉन्स कर दिए। सबसे पहला कोडॉन क्या होता है हमेशा, एयूजी, ठीक है? फिर आप कोई भी लिख दो, ठीक है? ऐसे मैं पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स की कोड लिख रही हूँ सो दैट मैं आपको भी लर्न करवा पाऊँ और हम यहाँ पे उस अमीनो एसिड को लेकर आए, ठीक है? ताकि हम प्रोटीन बनाए। ओके, तो ये हमारा फाइनली स्टॉप कोडॉन हो जाएगा और यहाँ पे एक और मुझे कोई डाल, ऐसा, ठीक है? तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ अमीनो एसिड्स के कोड्स लर्न करवा देती हूँ। कुछ अमीनो एसिड्स के कोड्स हमें लर्न होने चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पहला तो बहुत इजी, सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं इसको। मिथायोनीन को स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं क्योंकि इसी से प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। हर प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड मिथायोनीन ही होता है, इसलिए हर बार मैसेंजर आरएनए में पहला कोडॉन एयूजी होगा, ठीक है? तो एयूजी किसको कोड कर रहा है, मिथायोनीन को। आप याद रखोगे ए से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? फिर हम बात कर लेते हैं सेरीन की। सेरीन कोड होता है यूसीयू, यूसीसी, ऐसे कॉमन ही आता है, हम लर्न कर रहे हैं सिर्फ, यूसीए एंड यूसीजी। इसको लर्न कैसे करोगे, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। सेरीन में साउंड किसका है, स, राइट? और स से ही हम सी याद रखेंगे, ठीक है? तो यूसी लगाना है हमें स्टार्टिंग, यूसी ऐसे बोलते हैं ना, यूसी। तो यूसी सब में, मतलब 4 कोडॉन से सब में यूसी आता है और उसके बाद चारों बेसिस लगा दो। एक बार यू लगा दो, एक बार सी लगा दो, एक बार ए लगा दो, एक बार जी लगा दो। चारों बेसिस हो गए, ठीक है? तो कोई भी आगे पीछे हो सकता है, मतलब कोई भी कोडॉन सेरीन का ही है तो हम आगे पीछे तो लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको लर्न करवा रही हूँ कि आपको पता कैसे रहेगा कि ये किसका कोड है। तो यूसी आ रहा है तो समझ जाना कि सेरीन का ही कोड, लेकिन आगे हमारे पास बेसिस मतलब चारों ही हैं तो ऑफ कोर्स सेरीन के ही कोड है, ठीक है? तो यूसी आ रहा है तो सेरीन समझ जाएंगे, ओके? फिर आता है ल्यूसीन। ल्यूसीन में क्या होता है ना, ल्यूसीन में यू साउंड याद रखना है, ल्यू आ रहा है तो यू साउंड याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें यू के बाद यू आता है, 2 कोडॉन्स हैं और दोनों में यू यू आता है और उसके बाद ए जी लगाना है। तो यू ल्यूसीन जो है वो यू यू ए आता है और यू यू जी आता है, ओके? उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कोड्स, सॉरी, यू 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 ऐसे कॉम्बिनेशन आ सकता है कि किसका कोड है। तो यू 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 जो है वो फिनाइल एलानीन का है, फिनाइल एलानीन, ठीक है? स्पेलिंग का थोड़ा हो गया, ओके? उसके बाद ए एलानीन का है, ठीक है? जी 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 प्रोलीन,
ठीक है, इसको एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे। और एक स्टॉप कोडॉन्स, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं मतलब कि जो प्रोटीन की फॉर्मेशन को स्टॉप करने के लिए हैं। टर्मिनेशन कोडॉन्स या स्टॉप कोडॉन कहते हैं उनको। और इसमें कौन कौन से हैं, ये किसी अमीनो एसिड को तो कोड करेंगे नहीं क्योंकि स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, तो ये हैं कौन कौन से, ये हैं यू ए ए, यू ए जी एंड यू जी ए, ये हैं। ठीक है, फाइन। तो ये वाले आपको लर्न होने चाहिए और ये हैं हमारे कुछ अमीनो एसिड्स के कोड जो हम लर्न करेंगे। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसलेशन पे वापस। अब ट्रांसलेशन में ये मेरे पास, अच्छा, दो और अमीनो एसिड हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स में लर्न किया था। जी ए जी रिप्लेस हो जाता है जी यू जी से। ठीक है, तो ये किसका कोड था, ये था ग्लूटामिक एसिड का, और उसकी जगह आ जाता है वेलिन एट द 6th पोजीशन। याद आया, सिकल सेल अनीमिया का, है ना। तो ये भी हमें याद रहेगा, जीएजी कोड है ग्लूटामिक एसिड का, जीयूजी कोड है वेलिन का। ठीक है, तो कुछ अमीनो एसिड्स हमें लर्न हो गए विद कोड्स। ओके, अब इस पे वापस आते हैं। ये था मेरा मैसेंजर आरएनए जिसपे कोडॉन्स है। ठीक है, और कोडॉन क्या करेंगे, इसको एक को मैं कोडॉन बोलूंगी, राइट। कोडॉन क्या करेंगे, कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए। तो ट्रांसलेशन में काम किसका है, ट्रांसलेशन में तीनों आरएनए का काम। एक तो ये मेरा मैसेंजर आरएनए है ना। दूसरा, अब देखो मैंने आपको बताया था कि कोडॉन को, जो जब ये कोडॉन अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है तो ये अमीनो एसिड आता कहाँ से, ये आता है सेल के साइटोप्लाज्म में से। और सेल के साइटोप्लाज्म से इसको लाएगा कौन, ट्रांसफर आरएनए, राइट। तो ट्रांसफर आरएनए बना किससे है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूज हुआ होगा, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, मैंने आपको लर्न कराया था RMT 1 2 3। ठीक है, RMT ये भी एक हमारा कोड ही है जो हमें लर्न रखना है। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 से मेरा ट्रांसफर आरएनए बना है। ठीक है, तो ये मानो ट्रांसफर आरएनए बन के आया। ठीक है, अब ट्रांसफर आरएनए में जो कोड्स होते हैं ना, बेसिस ही होंगे। तो यहाँ पे मतलब ट्रांसफर आरएनए में कुछ बेसिस होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और इसी की वजह से ट्रांसफर आरएनए ना फोल्ड हो जाता है। ट्रांसफर आरएनए अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाता है, और वो कैसा दिखता है बनने के बाद, बना और फोल्ड होता जाता है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है वो। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए फोल्ड हो गया, मतलब कि जहां जहां इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मिले थे ना, वहां वहां पे इसने पेयरिंग कर ली। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मिलते हैं तो ये लोग पेयरिंग कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिलते ही इसने पेयरिंग कर ली। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं, पेयर्ड बेसिस हैं, राइट। और यहाँ पे कौन से हैं, ये लूप क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड बेसिस, इनके कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं है तो इसलिए ये अनपेयर्ड बेसिस है। ओके, तो ये तीन रीजन होते हैं जहां पे कि अनपेयर्ड बेसिस है। ओके, अब क्या होता है, ये ट्रांसफर आरएनए जो फोल्ड हो गया तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। ये 2D स्ट्रक्चर होता है, और क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए इसको बोलते हैं। ठीक है, 3D में ये कुछ एल शेप का बन जाता है। तो 3D शेप में हमें इसको समझना नहीं है, हमें यहाँ पे समझना ट्रांसलेशन के लिए 2D में ही है। ठीक है, तो जब ये एल शेप का बनता है तो ये बहुत अलग सा दिखता है, कुछ उल्टा एल बनता है ये। ठीक है, ऐसे बनता है। तो यहाँ लूप्स होते हैं, एक बड़ा लूप होता है, ऐसे कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये उल्टा एल लग रहा है मुझे तो, बट इसको बोला एल शेप जाता है। ठीक है, और ये इसका 3D मॉडल होता है। हमें बात किसकी करनी है, 2D मॉडल की। ओके, अब क्या होता है देखो, इसको लेके जाना है अमाइनो एसिड, है ना। और यहाँ पे जो कोडॉन होता है ना, मैसेंजर आरएनए में कोडॉन होता है। कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए के पास बेस होता है इस रीजन में। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे भी मैं ऐसे बेसिस बना सकती हूँ ना, ये पेयर्ड नहीं है लेकिन ये बेसिस है ना। तो मैं यहाँ पे भी बेसिस ऐसे बना सकती हूँ। तो इस पार्ट के जो बेसिस है ना, उनको मैं बाहर की तरफ लिख दे रही हूँ, उनको मैं बाहर की तरफ लिख दे रही हूँ ऐसे। ठीक है, ये जो लूप है इसको एंटी कोडॉन लूप बोलते हैं, एंटी कोडॉन लूप। क्यों, क्योंकि इसके पास एंटी कोडॉन्स है। किसके कॉम्प्लीमेंट्री, कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री। कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, अगर मैं AUG की बात करूं तो A U
यू का ए, जी का सी, मतलब इस कोडॉन का ये एंटी कोडॉन होना चाहिए, राइट। ये एंटी कोडॉन होता कहाँ पे है, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए में। ट्रांसफर आरएनए की एंटी कोडॉन लूप में एंटी कोडॉन होता है। तो यही वाला यूएसी अगर होगा तो ये किसके लिए कोड कर रहा होगा, एयूजी वाले अमाइनो एसिड के लिए, मतलब मिथाइलिन के लिए, ठीक है। तो कोडॉन ही कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए, हमें इसको कंफ्यूज नहीं होना है। कोडॉन ही कोड करते हैं, लेकिन ट्रांसफर आरएनए को भी कैसे यहाँ पे आने देगा, ये ट्रांसफर आरएनए की बाइंडिंग कैसे होगी, जब इसके पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसके पास इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, और क्योंकि इसको कोडॉन बोलते हैं तो इसको एंटी कोडॉन बोलते हैं, मतलब कि ये जो है एंटी कोडॉन है, ठीक है। ये क्या है, एंटी कोडॉन। अब ये ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए कहाँ पे चला गया है, साइटोप्लाज्म में। वंस आरएनए इज फॉर्म्ड, वो चले जाते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, ठीक है, यूकैरियोट्स की बात ही हो रही है। वो चले जाते हैं साइटोप्लाज्म में और वो वहां पे अमाइनो एसिड्स को ढूंढते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि देखो, मैंने बोला इसके पास इसका एंटीकोडॉन है, दैट ऑल्सो मीन्स कि हर ट्रांसफर आरएनए, हर एक ट्रांसफर आरएनए हर एक डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, मतलब जितने अमाइनो एसिड्स हैं उतने ही ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तभी तो इसके पास एंटीकोडॉन है ना, नहीं तो ये बहुत सारे एंटीकोडॉन लेके घूमता। ऐसा नहीं है, पर हर ट्रांसफर आरएनए में एक पर्टिकुलर एंटीकोडॉन होता है और वो कोड करता है एक अमाइनो एसिड के लिए। ओके, तो ये साइटोप्लाज्म में घूम रहा है किसके लिए, मिथायोनिन के लिए। एयूजी कोड था ना मिथायोनिन के लिए, ठीक है। तो मिथायोनिन मानो इसको मिल गया, लेकिन इस ट्रांसफर आरएनए के लिए इस मिथायोनिन से बाइंड होना, इसको पकड़ना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो इसकी हेल्प करेगा कोई, कौन हेल्प करेगा, एक एंजाइम हेल्प करेगा इसकी, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन ही नहीं होता जो एंजाइम के बिना हो, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में नीडेड होते हैं, और एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। तो एंजाइम एंजाइम कौन सा है जो इसकी हेल्प करेगा, वो एंजाइम है, उसका नाम होता है अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस। अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, ये जो मिथाइनिन है ना, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस एंजाइम के पास एक मिथाइनिन से बाइंड करने के लिए साइट होती है, और एक साइट होती है ट्रांसफर आरएनए को चिपकाने की। मतलब ये जो मेरा ट्रांसफर आरएनए है, इसकी ये जो एंटीकोडॉन लूप है ना, ये यहाँ पे आके लग जाएगी, ठीक है। एंटीकोडॉन लूप यहाँ पे आके लग जाएगी, और मिथाइनिन को ये यहाँ पे लगा ले, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दे। ये एंटीकोडॉन लूप है, तो मैं यहाँ पे यूएसी लिख देती हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आए। ओके, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा। तो जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसका काम हो गया, एंजाइम का काम हो गया। इसने इन दोनों को, इसको हेल्प कर दी ट्रांसफर आरएनए को मिथाइलिन से ऐड करने, ठीक है। और ये मिथाइलिन लगता कहाँ पे है ट्रांसफर आरएनए के। अच्छा, आपको यहाँ पे एक मैंने बात नहीं बताई कि ये 3' to 5' है, क्योंकि देखो मैसेंजर आरएनए 5' to 3' है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा, तभी तो वहां पे जाएगा ना। हम हमेशा ऐसे दो स्ट्रैंड्स कैसे करते हैं, एक 5' to 3' होती है तो दूसरी 3' to 5', तभी तो उनमें बेसिस बाइंड कर पाते हैं ना एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे कि ये 5' to 3' था, तो ये 3' to 5' बना हुआ है। ओके, मैं आपको बता रही थी कि मिथायोनिन, मिथायोनिन जो है यहाँ से इससे बाइंड तो कर दिया, पर ये हुआ कहाँ है बाइंड, ये इसके 3' एंड पे बाइंड हो जाता है, यहाँ पे आके मिथायोनिन लग जाता है। मैं एमईटी लिख देती हूँ। तो मिथायोनिन जो है वो 3' एंड पे लग जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांसफर आरएनए पर अमाइनो एसिड लग जाता है, कोई भी अमाइनो एसिड, अभी मिथाइनिन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब भी ट्रांसफर आरएनए पे उसका पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लग जाता है आके, ड्यू टू अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस, तो हम उसको बोलते हैं चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए। अब ये चार्ज हो चुका है, अब ये काम कर सकता है, ठीक है। चार्ज हो चुका है मतलब अब ये काम कर सकता है, ये ट्रांसलेशन अब कर सकता है, ठीक है। इसकी बैटरी चार्ज हो गई। ओके, इसका दूसरा नाम होता है अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए, ये बताने के लिए कि किसने इसकी हेल्प की थी, अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है। बट ये यहाँ पर जाए इससे पहले राइबोसोमल आरएनए भी आ जाएगा, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए, सॉरी राइबोसोमल आरएनए
तो हमारा राइबोसोम बनाता है ना, मतलब यहाँ पे राइबोसोम का फंक्शन है, राइबोसोमल आरएनए का। ठीक है, तो राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम के ना दो सब यूनिट होते हैं, आपको पता होगा। दो सब यूनिट होते हैं, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था। एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। तो यहाँ पे जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट है, मानो ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये इसका लार्ज सब यूनिट है। ठीक है, तो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट जो है इसके, क्या होता है सबसे पहले कि जो ये स्मॉलर सब यूनिट है ना, ये सबसे पहले जाके मैसेंजर आरएनए पे लगता है। कहाँ पे, यहाँ कैपिंग रीजन, यहाँ पे आके, ये ऐसे यहाँ पे आके स्मॉलर सब यूनिट लग जाता है। तो जब स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पे लग जाता है, तो इसको पता चल जाता है, किसको, ट्रांसफर आरएनए को, कि अब मैं वहां पे जा सकता हूँ, अब मैं वहां पे जाके ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपने एंटीकोडॉन लूप देखी ना, यही यहाँ पे जाके लग जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ पे लगेगी, क्योंकि उसी के पास है ना एंटीकोडॉन UAC, ऐसा एंटीकोडॉन है उसके पास। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर आरएनए आ गया। ठीक है, और ये ट्रांसफर आरएनए जैसे ही आता है ना यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे मिथाइनिन है ना, उसके हेड पे ही लगा हुआ था, 3' हेड पे, तो हम ये मिथाइनिन लेकर आए। ठीक है, ये चार्ज से ट्रांसफर आरएनए है, ये मिथाइनिन लेके आए। जैसे ही ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आता है, तो राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट आ जाता है। ठीक है, लार्जर सब यूनिट, दैट इज दिस वन, ये आकर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर लग जाता है उसकी हेल्प करने के। ठीक है, लार्जर सब यूनिट के ना 3 पार्ट्स होते हैं, इसके पास 3 साइट्स होती हैं। EPA, EPA साइट होती है इसके पास। ठीक है, तो ये EPA साइट यहाँ पे आके लग जाती है। जहां पे भी ट्रांसफर आरएनए का फर्स्ट कोडॉन है, वहां पे लार्जर सब यूनिट की P साइट होती है। मतलब देखो ये कैसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा कि ये यहाँ पर इसका E साइट है और यहाँ पे इसका A साइट है। ये मेरा लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। ठीक है, ये भी साथ साथ में शिफ्ट होता जाता है। जब लार्जर सब यूनिट आएगा तो ये साथ में शिफ्ट होता जाएगा। मतलब जब लार्जर सब यूनिट आया तो समझो कि ये जो है यहाँ पे आ गया, इसके P साइड पे आ गया, मतलब फर्स्ट कोडॉन पे यहाँ पे नीचे की तरफ इस पे आके लग गया। ये है स्मॉलर सब यूनिट। P साइड जो है वो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर आके लग जाती है, फर्स्ट वाले ट्रांसफर आरएनए के ऊपर आके लग जाती है। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके ऊपर लगती है, तो मिथाइनिन जो है ना यहाँ पे लगा हुआ है ना, मिथाइनिन को अब मैं एक सर्कल बना लेती हूँ। मिथाइनिन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ए साइड इसकी खाली है ना, ए साइड लार्जर सब यूनिट की खाली है, मतलब कि यहाँ पे एक और ट्रांसफर आरएनए आ सकता है। ठीक है, तो यही होता है, ये पहला ट्रांसफर आरएनए आया था, यहाँ पे एक और ट्रांसफर आरएनए आता है। कौन सा आएगा, यूसीसी का एंटीकोडॉन लेके आएगा, राइट, मतलब कि वो क्या होगा, AGG। ठीक है, यहाँ पे जो कोडॉन आया, यहाँ पे जो एंटीकोडॉन आया, जो ट्रांसफर आरएनए आया, वो AGG लेकर आया। और ये यूसीसी कोड किसका होता है, मैंने आपको याद करवाया था, सेरीन हमेशा यूसी होता है। ठीक है, यू के बाद सी लगता है, तो सी के बाद आप कोई भी बेस लगा दो, वो सेरीन का ही है। तो यूसीसी, यूसीसी किसका है, सेरीन का। तो यहाँ पे सेरीन आके लग जाता है। मुझे अभी सिर्फ अमीनो एसिड से ही मतलब है, तो मैं यहाँ पे एक और अमीनो एसिड लगा, ए साइट पर एक और अमीनो एसिड आ गया ड्यू टू अनदर ट्रांसफर आरएनए। अब जैसे ही ए साइट पे, ए साइट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है, ए साइट पे जैसे ही अमीनो एसिड आता है ना, पी साइट अपना अमीनो एसिड यहाँ से निकाल देती है। पी साइट इस ट्रांसफर आरएनए से अमीनो एसिड ले लेती है और उसको यहाँ पे लगा देती है ए साइट के साथ, और इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि ये है हमारा राइबोसोम। ठीक है, जो कि आया है राइबोसोमल आरएनए से, राइट, और इसकी होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है इसकी, कौन से उसकी होती है, आपको ये भी याद रखना है। राइबोसोमल आरएनए के, राइबोसोमल आरएनए में हमने 3 पढ़े थे, 28S और क्या था, 18S और 5.8S, ये पढ़ा था। तो ये जो 28S सब यूनिट है ना, 28S जो राइबोसोमल आरएनए है, ये टाइप जो है ये बनाती है पेप्टाइड बॉन्ड, इसकी होती है कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी बोल रही है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये बनाती है पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो जैसे ही ए साइट पे एक अमीनो एसिड आता है, तो पी साइट वाला अपने अमीनो एसिड को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है और उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। मैं इसको और क्लियर बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहां बहुत थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है। ये था मेरा AUG वाला,
ठीक है, और उसके आगे मेरे पास कोडॉन है यूसीसी। ठीक है, ये था सेकंड। तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे एंटी कोडॉन इसका आया था, मतलब कि यूएसी आया था। कौन लेके आया था, मेरा चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए, जिसके पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइनिन लगा हुआ है। करेक्ट, इतना था। और इसके ऊपर कौन आ गया, इसके ऊपर लार्जर सब यूनिट आ गया राइबोसोम का। वो कैसे लगा है, वो ऐसे लगा हुआ है। ईपीए साइट होती है, तो ये जो पी साइट है ना, वो हमेशा अमीनो एसिड पे, फर्स्ट अमीनो एसिड पे आके लग जाता है। ठीक है, और जो ए साइट है, ए साइट राइबोसोम की अब खाली है, ये वाली साइट खाली है, मतलब कि इस पे एक और ट्रांसफर आरएनए आ सकता है। करेक्ट, तो यहाँ पे एक और ट्रांसफर आरएनए आ जाता है। ठीक है, जैसे ही ये आ गया ना, लार्जर सब यूनिट आ गया, तो ये यहाँ पे अमीनो एसिड को बना देता है, मतलब अमीनो एसिड को लगा देता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अमीनो एसिड को मैसेंजर आरएनए के साथ लगा देता है, मतलब एक प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब ए साइड जो खाली है लार्जर सब यूनिट की, यहाँ पे एक और ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा। हर ट्रांसफर आरएनए, मैंने आपको बताया, हर ट्रांसफर आरएनए एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, और हमेशा वो चार्ज होके आएगा, हमेशा वो अपने 3' एंड पर एक अमीनो एसिड को लेकर आएगा, जैसे ये लेके आया था मिथायोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आ गया, कौन आएगा, इसका एंटीकोडॉन लेकर आएगा ना। ये कोड, हमें वैसे तो कोड ही याद रखना है। एंटीकोडॉन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एंटीकोडॉन क्वेश्चन में आ सकता है कि इसका एंटीकोडॉन क्या है, या सेरीन का एंटीकोडॉन क्या होता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन कोडॉन पे आता है, पर एंटीकोडॉन पूछ सकते हैं, तो बस हमें इसका उल्टा करना है। यू का हो गया ए, इसका हो गया जी, इसका हो गया जी। ठीक है, और ये कोड किसके लिए करता है, ये सेरीन के लिए, मतलब कि ये जो ट्रांसफर आरएनए आया है, ये जो ट्रांसफर आरएनए आया है, ये सेरीन को लेकर आया है, ये सेरीन आया है यहाँ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही ए साइट पर एक अमीनो एसिड लग जाता है, जैसे ही ए साइट पर एक अमीनो एसिड लगता है, तो पी साइट राइबोसोम की इस आरएनए को, इस अमीनो एसिड को, सॉरी, पी साइट इस अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर देती है, मिथायोनिन को वो यहाँ भेज देगी। ये यहाँ पे आके लग गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अब कुछ नहीं है, ये यहाँ पे आके लग गया। और जैसे ही ये यहाँ पे आके लग जाता है, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में। कभी भी दो अमीनो एसिड हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड से बने हुए हैं, एक साथ ज्वाइंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, मतलब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, इसमें सब में पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन है ये। ठीक है, ए साइड पे दो अमीनो एसिड आ गए, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब क्या होता है, जैसे ही ये पी साइड खाली हो गई, जैसे ही पी साइड खाली हो गई, ए साइड पे दो अमीनो एसिड आ गए, मतलब कितने भी आ गए, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, इतना काम हो गया। उसके बाद ये जो लार्जर सब यूनिट है ना, ये आगे जंप कर जाता है, ये आगे जंप कर जाएगा, मतलब ये जो है ना कोड बने हुए हैं, ये इस पर आ जाएगा। ठीक है, और राइबोसोम जैसे ही राइबोसोम फॉरवर्ड जंप करता है ना, राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट फॉरवर्ड जंप करता है, इसकी ईपीए साइट, मतलब यहां समझो ये ईपीए साइट है, ये पीछे की तरफ खिसक जाती है। ठीक है, ये फॉरवर्ड जंप करेगा तो ये पीछे चली जाएगी, मैं अब आपको ये यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये राइबोसोम आगे आया। ठीक है, आगे आएगा ना, तो ये पी साइड जो है वो ई की जगह पे चली जाएगी, ई साइड यहां से चली गई। ठीक है, और पी साइड पे ए वाली आ जाएगी। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये रहा मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे था एयूजी। ठीक है, तो यहाँ पे थी मेरी पी साइड। ठीक है, ये था यूसीसी, यहाँ पे थी, ऐसे रखा हुआ था लार्जर सब यूनिट। ठीक है, अब लार्जर सब यूनिट ना यहां से ऐसे आ गया, यहाँ पे मैं एक और कोडॉन बना दूं, ये यहाँ पे ऐसे आ गया। अब ये जो साइट है ना, ये पी साइट है। ठीक है, ई साइट तो है ही, लेकिन अब वो एयूजी पर है, जहां से काम हो चुका है। ठीक है, और ये हो गई पी साइट, और ये हो गई ए साइट। जो ईपीए साइट है ना, वो पीछे की तरफ खिसक गई, पीछे की तरफ खिसक गई, मतलब कि पी साइट पे देखो, पी साइट ना एयूजी के पास थी, एयूजी के ऊपर पी साइट थी। अब ये जो पी साइट है वो एयूजी है, अब जो ये एयूजी है वहां पे ई साइट आ चुकी है, जिसका कोई काम नहीं है, क्योंकि एयूजी वाला मिथाइलिन कहाँ पे लग गया था, यहाँ पे लग गया था, ए के पास, है ना, ये मेरा पहले ए था ना, तो यहाँ पे दो अमीनो एसिड थे, राइट। अब क्या होगा, ये पी साइड देखो, ये पहले ए थी, मतलब यहाँ पे दो अमीनो एसिड थे,
थे, मतलब उसी पी साइड पे ये वाले 2 अमीनो एसिड लगे हुए हैं, उसी के अमीनो एसिड यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन ए साइड खिसक गई है। अब ए साइड नेक्स्ट कोडॉन के लिए खिसक गई है, मतलब कि ए साइड अब खाली है, ये एम्प्टी है, अब खाली पड़ी है ट्रांसफर आरएनए के लिए, नेक्स्ट वाले ट्रांसफर आरएनए के लिए। ठीक है, तो हमने वहां पे कोड लिया था यू यू यू, मैंने आपको लर्न कराया था, ये कोड करता है फिनाइल एलानीन को। ठीक है, तो ये फिनाइल एलानीन का चार्ज ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आ जाएगा लेकर। ठीक है, क्या है इसके पास, फिनाइल एलानीन है। इस ए साइट पे जैसे ही फिनाइल एलानीन आएगा, वैसे मैंने क्या बताया, ए साइट पे जैसे ही एक अमीनो एसिड आता है ना, पी साइट वाला अपने अमीनो एसिड छोड़ देता है। ठीक है, तो पी साइट वाला अपने अमीनो एसिड छोड़ देगा, इसके साथ दो थे ना, मिथाइनिन और सेरीन, तो ये दोनों यहाँ पे आ गए और उनके बीच में फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। राइबोसोम आगे जंप करेगा, साइड्स पीछे शिफ्ट हो जाएंगी, और पीछे शिफ्ट हो जाएंगी मतलब कि जो ए साइड थी वो पी बन गई, मतलब पी साइड वाला, अब पी साइड पे जो अमाइन दो जो ए साइड पे थे अमीनो एसिड वो यहाँ पे आ गए और ए साइड खाली हो गई, किसके लिए, नेक्स्ट वाले ट्रांसफर आरएनए के लिए। ठीक है, हर बार यही होता है, जैसे ही ये बन गई तो फिर से राइबोसोम इधर आ जाए। अब देखो राइबोसोम इधर आ जाएगा ना, ऐसे, ये एक नेक्स्ट कोडॉन है ना, बस इस नेक्स्ट कोडॉन पे आपको ए साइट ले आनी है, आपको बनाना तो है नहीं डायग्राम, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट साइट पे नेक्स्ट कोडॉन के पे ए आ गया, ये वाला पी बन गया, ये वाला ई बन गया, सिर्फ इतना करना है, हमेशा ए साइड को खाली छोड़ देना नेक्स्ट आरएनए के लिए। ठीक है, फिर जैसे मैंने लिखा हुआ है यू यू ए, फिर नेक्स्ट कोडॉन आ जाएगा। तब तक होता रहेगा जब तक इसको यहाँ पर यू जी ए, मतलब कोई भी स्टॉप कोडॉन नहीं मिल जाता, यू ए मिल जाए, यू ए जी मिल जाए या यू जी ए मिल जाए। जब ऐसा होगा, जब इसके पास एक स्टॉप कोडॉन दिख जाएगा इसको, तब क्या होता है, स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता है। अमीनो एसिड नहीं होता मतलब कि ट्रांसफर आरएनए ही नहीं होता, इन कोडॉन्स के लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं है। तो जैसे ही ये आता है, अब ए साइड खाली पड़ी है लेकिन वहां पे ट्रांसफर आरएनए नहीं आ रहा, वहां पे कोई और चीज आएगी, क्या चीज आएगी, कोई प्रोटीन आएगा। ठीक है, कोई प्रोटीन आएंगे और उनका नाम होता है रिलीज फैक्टर्स। ये एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं तो यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गई। ठीक है, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम इन सबसे अलग हो गई, और इसने राइबोसोम को भी फ्री कर दिया, यहाँ राइबोसोम का स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट भी फ्री हो गया, कहाँ से, मैसेंजर आरएनए से हट। ठीक है, तो ये भी, इसको भी रिलीज कर दिया, पॉलीपेप्टाइड चेन को भी रिलीज कर दिया और ट्रांसफर आरएनए को भी रिलीज कर दिया। मतलब रिलीज फैक्टर्स का काम होता है कि रिलीज कर दो, सबको फ्री कर दो, मैसेंजर आरएनए को रिलीज कर दो सबसे, और पॉलीपेप्टाइड चेन को वहां से हटा दो। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन कैसे बनती है, उसकी प्रॉपर फोल्डिंग होती है। तो ये फोल्ड होगी अच्छे से, हम पढ़ेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो ये आगे जब फोल्ड हो जाती है तब इसको हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन आगे फोल्ड हो जाती है तो प्रोटीन बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल डोग्मा ही फिनिश हो गया, मतलब डीएनए से आरएनए बनना एंड आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन, ये पूरा हम कंप्लीट कर चुके। ठीक है, तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, आगे जो है वो रेगुलेशन मैकेनिज्म्स हैं। तो लेट्स स्टडी अबाउट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन, कि एक जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, नाउ वी नो, राइट, कि एक प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा, मतलब एक्सप्रेस करना मतलब कैरेक्टर को शो करना, करेक्ट। अब हम आज पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है इसका रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन बोल लो, मैनेजमेंट बोल लो, कि ये सब मैनेज कैसे हो रहा है, कंट्रोल बोल लो कि कौन कंट्रोल कर रहा है। Regulation of gene expression is slightly different in eukaryotes and prokaryotes. तो यूकैरियोट्स में बहुत सारे रिपेयर प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे। रिपेयर प्रोसेस से क्या मतलब है, देखो जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन से भी क्या मतलब है, एक जीन अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, दैट मीन्स एक नॉर्मल प्रोटीन बन पाए, प्रोटीन नॉर्मल बने, ठीक है, उसमें म्यूटेशन ना हो,
किसी भी टाइप की म्यूटेशन ना हो, एटलीस्ट इंटरनली ना हो। एनवायरमेंटल म्यूटेशन को आप रोक नहीं सकते, राइट? कोई केमिकल है, कोई बहुत ज्यादा टोबैको ले रहा है, तो उसको हम नहीं रोक सकते, है ना? कोई बहुत ज्यादा रेस से एक्सपोज हो रहा है, बहुत ज्यादा गामा रेस से एक्सपोज हो रहा है, उसका कुछ काम ऐसा है, ठीक है? बहुत ज्यादा यूवी रेस एक्सपोज हो रही हैं, तो हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड एज एनवायरमेंटल। लेकिन इंटरनली नॉर्मल प्रोटीन बने, इंटरनली मतलब डीएनए में एटलीस्ट ऐसे नहीं हो कि डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है और यहाँ पे एक गलत बेस आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना बेसिस, तो ये न्यू स्ट्रैंड जो है यहाँ पे गलत बेस ऐड कर दे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, है ना? इसी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है रिपेयरिंग प्रोसेस, ठीक है? और इन्हीं रिपेयरिंग प्रोसेस को मैं कह रही हूँ रेगुलेशन हो रही है जीन के एक्सप्रेशन की, राइट? अब ये रिपेयरिंग प्रोसेस सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन लेवल पे नहीं होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन लेवल पे भी हो रहा है, नंबर वन। दूसरा ये हो रहा है, दूसरा रिपेयरिंग प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी ऐसे प्रोटीन्स हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं लाइक आरएनए पॉलीमरेज, लाइक अदर एंजाइम्स होते हैं, वो सारे हमारे ट्रांसक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, रिपेयर प्रोसेस होता रहे। रिपेयर प्रोसेस मतलब कोई गलत जीन आया तो उसकी जगह करेक्ट जीन भी आए, ये सब कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स, ठीक है? तो हमें क्या पता होना चाहिए कि रेगुलेशन हो रही है, यूकैरियोट्स में रेगुलेशन हो रही है जीन के एक्सप्रेशन की, डीएनए रेप्लिकेशन पे भी, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी और ट्रांसलेशन लेवल पे भी। दैट मीन्स हर लेवल पे हमारे जीन का करेक्ट एक्सप्रेशन हो, ये बहुत सारे प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं, करेक्ट? अब ये हमें सिर्फ यूकैरियोट्स के बारे में इतना बताया गया है। वी शुड नो अबाउट प्रोकैरियोट्स इन डिटेल। यहाँ पे डिटेल में बताया गया है विद एग्जाम्पल, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया गया है? प्रोकैरियोट्स इज व्हाट? बैक्टीरिया, ठीक है? और बैक्टीरिया में एग्जाम्पल लिया गया है ई कोलाई का। ई कोलाई में एग्जाम्पल बताया गया है, रेगुलेशन बताई गई है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की, कि बैक्टीरिया में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं और वो कैसे रेगुलेट होते हैं, ये हमें बताया गया है। एंड इट इज सेड कि जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है वैसा ही सिमिलर प्रोसेस कुछ कुछ यूकैरियोट्स में होता है। बिकॉज वी विल स्टडी हियर कि कुछ जीन्स रेगुलेट करेंगे, फिर कुछ प्रोटीन रेगुलेट करेंगे, ठीक है? तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और फिर हमें ये समझ में आएगा कि कोई भी जीन अपने आप को रेगुलेट कैसे कर रहा है, ओके? अब देखो होता क्या है, ई कोलाई के लिए जो नॉर्मल शुगर है, ई कोलाई के लिए नॉर्मल शुगर कौन सी है? ई कोलाई के लिए नॉर्मल शुगर है ग्लूकोज। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इसके पास कोई स्पेशल प्रोटीन इसको नहीं चाहिए, ठीक है? ये इसके लिए नॉर्मल है, मतलब इसका जीन एक्सप्रेस होता रहता है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता रहता है। सो बैक्टीरिया के लिए ये कोई न्यू चीज नहीं है, ओके? लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, बैक्टीरिया आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, वो खुद खाना तो बना नहीं रहे। दैट मीन्स कि उनकी सराउंडिंग में, बैक्टीरिया की सराउंडिंग्स में जो भी उनको खाने को मिलता है, बैक्टीरिया क्या, जो भी हमारे पास जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी आप प्लांट किंगडम के पढ़ोगे, एल्गी पढ़ोगे, है ना, फंजाई पढ़ोगे, प्रोटिस्ट पढ़ोगे, ये सारे ही ज्यादातर हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है? प्लांट्स को छोड़ दो भी, ज्यादातर अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं ये सब हेटेरोट्रॉफिक है। और ये क्या करते हैं, इनके सराउंडिंग्स में जो भी खाना रखा है, जो भी फूड पार्टिकल इनको सराउंडिंग से मिलेगा ना, उसी को डाइजेस्ट करते हैं, ओके? अब मैं यहाँ पे इकोलाई की बात कर रही हूँ, तो इकोलाई क्या करेगा? इकोलाई के लिए ग्लूकोज अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इसके लिए वो नॉर्मल है, वो इसको डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज उसके पास नहीं है, ठीक है, और उसको खाना चाहिए और लैक्टोज है प्रेजेंट, तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म इसके लिए नॉर्मल नहीं है। अगर लैक्टोज इसकी बॉडी में आता है, अगर लैक्टोज एंटर कर जाता है इसकी बॉडी में, तो स्पेशल प्रोटीन्स, कुछ कुछ स्पेशल प्रोटीन्स, या हम कह सकते हैं लैक्टोज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं जीन्स, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है? और उनके एक्टिवेट होने की वजह से, इन स्पेशल प्रोटीन्स के भी एक्टिवेट होने की वजह से लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म पॉसिबल होगा।
लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म मतलब इसका डाइजेशन, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होगा बैक्टीरिया में। ओके, अभी तक हमने क्या समझा? हम लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, लैक्टोज में जीन रेगुलेशन कैसे होता है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म का वो पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स का, हम बात कर रहे हैं इकोलाई की। और लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इसके पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स और जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा। ओके, अब इसको देख लेते हैं कि ये होता कैसे, कौन से जीन से ये। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोटीन, देखो मैंने कहा कोई भी कैरेक्टर शो होने के लिए प्रोटीन बनना चाहिए। दैट मीन्स लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो, ये भी एक कैरेक्टर है। लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो पाए इसके लिए भी कुछ प्रोटीन बनेगा। ओके, एंड दीज प्रोटीन्स विल कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज। उन्हीं की वजह से लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये कौन से प्रोटीन है? ये प्रोटीन होते हैं, पहला बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो स्पेशली ब्रेकडाउन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। हम याद कैसे रखेंगे? बीटा वर्ड दिए, बीटा और ब्रेकडाउन दोनों बी से है, तो हमें याद रखना है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वैसे 3 प्रोटीन बने, हम 3 प्रोटीन की बात करेंगे, लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेस मेनली रिस्पॉन्सिबल है इसके हाइड्रोलिसिस के लिए। हाइड्रोलाइसिस मतलब इसके ब्रेकडाउन के लिए, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन और पानी यूज करके ब्रेकडाउन कर। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एक प्रोटीन प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म होगा। दूसरा प्रोटीन बनेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में यहाँ लिखती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर उसका स्ट्रक्चरल जीन बनाना है, हमें जीन भी देखना है कि कौन से प्रोटीन। तो प्रोटीन बनता है पहला बीटा गैलेक्टोसाइडेस, सेकंड बनेगा परमीएस, एंड थर्ड बनता है ट्रांस एसिटाइलेस। ये 3 प्रोटीन मिलकर, ये 3 प्रोटीन एक साथ, तीनों एक साथ पॉसिबल करते हैं कि लैक्टोज का डाइजेशन हो। ओके, लैक्टोज का डाइजेशन हो। अब होता क्या है, लैक्टोज मैंने कहा नॉर्मल नहीं है, इनकी बॉडी में लैक्टोज नॉर्मल नहीं है, ग्लूकोज नॉर्मल है, लैक्टोज नॉर्मल नहीं है। मतलब ये नॉर्मल कंडीशंस में प्रोड्यूस नहीं होते होंगे, हमें ऐसा कुछ लगता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले कि ये कौन से जीन है जो बना रहे हैं ये वाले प्रोटीन। तो ये देखो, एक बात और आपको मैं बताऊं, एक बात और हमने पढ़ी थी प्रोकैरियोट्स के केस में कि इनका जो जीन होता है, जीन से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, मैंने आपको ये बताया था कि प्रोकैरियोट्स में एक जीन मतलब डिफरेंट जीन्स डिफरेंट आरएनए बना सकते हैं, हमने ये बात की थी। डिफरेंट जीन्स डिफरेंट आरएनए बनाएंगे और डिफरेंट आरएनए डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे, मतलब ये प्रोटीन 2 ये प्रोटीन 3। इसलिए इनके जीन्स को हम सिस्ट्रोनिक पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते थे, पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब इसके पास बहुत सारे जीन हैं जो डिफरेंट आरएनए बनाएंगे और वही डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे फॉर वन कैरेक्टर, ऑफ कोर्स फॉर वन कैरेक्टर, इसलिए हम पॉलीसिस्ट्रोनिक कह रहे हैं। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोट्स में एक जीन एक ही प्रोटीन बनाएगा, इसलिए वो मोनोसिस्ट्रोनिक है। ठीक है, एक कैरेक्टर शो करने के लिए एक ही प्रोटीन होगा और वो एक प्रोटीन एक ही जीन से बन रहा है, इसलिए हम इनको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। बट बैक्टीरिया आर पॉलीसिस्ट्रोनिक, इसका मतलब कि हर ये डिफरेंट प्रोटीन के लिए हर डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन होगी। करेक्ट, तो मैं स्ट्रक्चरल जीन्स बना लेती हूँ कि इसके लिए जो जीन्स प्रोड्यूस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, जिससे कि प्रोटीन बना है। ओके, तो एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है जेड प्रोटीन से, सॉरी जेड जीन से, ये स्ट्रक्चरल जीन है, और इस जीन से, जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है। वाई जीन होती है जिससे परमीएज बनता है, और ए जीन होती है जिससे ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। ओके, दैट मीन्स कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए अगर कोई बोलता है जीन्स कौन सी है, तो जेड वाई ए जीन होती है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, और वो प्रोड्यूस क्या करती हैं? जेड प्रोड्यूस करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमीएज, ए ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, अब हमने एक बात और पढ़ी थी कि पॉलीमरेज इनका इलोंगेशन कब करेगा, पॉलीमरेज इनसे प्रोटीन कब बनाएगा? जब यहाँ पे प्रमोटर साइट अलाउ करेगी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा प्रमोटर है,
ओके, इतना क्लियर। तो प्रमोटर अगर एंजाइम को आने देता है तो इसके आगे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये होती है प्रमोटर साइट। हर जीन की प्रमोटर साइट होती है जो उसको एंजाइम को अलाउ करती है। हमने याद है प्रमोटर सीक्वेंस पढ़ा था, प्रमोटर सीक्वेंस टाटा बॉक्स, है ना, उस टाटा बॉक्स पे आता है। उसके बाद ही जीन्स जो हैं वो कोड करती हैं, फिर कोडॉन से एंटी कोडॉन आएगा, ये सब। ओके, दैट मीन्स ये प्रमोटर साइट थी ना, टाटा सीक्वेंस, प्रमोटर साइट की वजह से ही एंजाइम जो है वो प्रोटीन बना पा रहा है। ओके, तो अब क्या होगा, अब ऐसा होता है कि प्रमोटर साइट और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में भी कुछ बेस सीक्वेंस होते हैं, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं कुछ। ठीक है, और उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम एक साइट की तरह समझते हैं। ठीक है, कि मतलब एक इतना एरिया है जिसको मैं बोल रही हूँ ऑपरेटर। ठीक है, इस साइट को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर साइट। अब मैं जीन एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ स्पेशल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में ये ऑपरेटर साइट होती है। ओके, ये नॉर्मल कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, मतलब प्रमोटर को अपना काम करने देगी। ओके, लेकिन मैंने बोला कि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल कंडीशन नहीं है बैक्टीरिया के लिए। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती होगी। ओके, अब प्रॉब्लम किस चीज की है ये देखते हैं। प्रॉब्लम देखो किस चीज की है। यहाँ पे एक और जीन होता है, जीन्स तो होंगे ही ना। इस अगर मेरा डीएनए की बात हो रही है, डीएनए बहुत बड़ा है और डीएनए में बहुत सारे जीन्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कैरेक्टर का जीन है ना, बहुत सारे जीन है। तो इसके आगे, स्ट्रक्चरल जीन के आगे एक और जीन है, उस जीन में भी एक प्रमोटर साइट है। ठीक है, और एक हमारे पास है आई जीन। क्या है, आई जीन। इस आई जीन का मतलब है इनहिबिटर जीन, इनहिबिटर जीन। अब ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। ये जीन है इसलिए ये प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन बनाता है आर। आर का मतलब है रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, आई इनहिबिटर, इनके नाम बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे, मैं भी आपको जब समझाऊंगी सब कुछ। ठीक है, एक जीन है इसके पहले, आई जीन, इनहिबिटर जीन, जो कि बना रहा है रिप्रेसर प्रोटीन। अब देखो, इनहिबिटर और रिप्रेसर दोनों का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, किसी चीज को इनहिबिट करना, कम करना। और हमने पढ़ा कि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं है, तो हमेशा बैक्टीरिया के लिए ये जीन एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए। राइट, ये तो लैक्टोज के लिए है ना, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इनहिबिट होनी चाहिए। एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए मतलब इनहिबिट होनी चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, जब तक हमेशा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तब हमेशा ही ये रिप्रेसर प्रोटीन ना जाके इस पे लग जाता है, ऑपरेटर साइट पे। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइट पे लग जाता है, मानो यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आर्स इसको रेड से बना रही हूँ कि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आके लग गया। तो जब यहाँ पे रिप्रेसर लग जाता है ना, तो ये प्रमोटर को अपना काम नहीं करने देता, ये प्रमोटर को रिप्रेस कर देगा, रिड्यूस कर देगा कि तुम अपना काम नहीं कर सकते, तुम इन जीन्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, सो इट इज इनहिबिटिंग द फंक्शन ऑफ promoter and it is not allowing these structural genes to make these proteins. ओके, तो मतलब कि ये प्रोटीन नहीं बनेंगे। अब ये प्रोटीन नहीं बनेंगे तो लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाए। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मल कंडीशंस में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है इसलिए हमें लैक्टोज नहीं चाहिए। लैक्टोज नहीं चाहिए तो ये प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए तो ये जीन एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। राइट, और अगर ये जीन एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए दैट मीन्स यहाँ पे इसको कोई रोक रहा हो, और वो रोकने का काम कौन कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन कर रहा है, जो कि कहाँ से बन रहा है, आई जीन से, इनहिबिटर जीन से। ठीक है, ये सब क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि मानो मेरे बैक्टीरिया को ग्लूकोज नहीं मिल रहा। ठीक है, उसको कौन मिल रहा है, उसको लैक्टोज मिल रहा है। ओके, तो अब ये लैक्टोज का क्या होगा, लैक्टोज अगर आ गया इसकी बॉडी में तो इसको लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। राइट, तो क्या होता है कि देखो कोई भी जीन हो,
ठीक है, ज्यादातर जो भी नॉर्मल कंडीशंस के जीन है, ऑफ कोर्स डिजीज्ड नहीं, लेकिन जो भी जीन है वो अपने आप को थोड़ा बहुत तो एक्सप्रेस करता ही है। इसके आने की वजह से भी ये इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिटर इनहिबिट कर रहा है, कम कर रहा है, स्टॉप नहीं कर रहा है। ऐसे याद रखोगे आप कि ये स्टॉप नहीं कर रहा है, ये कम कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारा प्रमोटर इन जीन्स को थोड़ा थोड़ा तो एक्सप्रेस कर ही रहा है। मतलब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट्स में, बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट्स में ये प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और अगर ये प्रोटीन बन रहे हैं, दैट मीन्स कि लैक्टोज कम से कम बैक्टीरिया की बॉडी में आ तो सकता ही है। लैक्टोज इसकी बॉडी में आ तो सकता ही है। ओके, तो एंटर कर गया। लेकिन अब लैक्टोज का डाइजेशन तभी पॉसिबल है जब ये तीनों प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में बने, माइन्यूट अमाउंट्स में नहीं। हमें बहुत लार्ज क्वांटिटीज में इन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन चाहिए, इन प्रोटीन्स का हमें क्वांटिटी बहुत सारी चाहिए लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे ही लैक्टोज आएगा ना, लैक्टोज एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉल्ड एज एलोलैक्टोज। ठीक है, ये एलोलैक्टोज क्या कर सकता है, ये एलोलैक्टोज ऑपरेटर साइड से रिप्रेसर प्रोटीन को हटा सकता है। एलोलैक्टोज ऑपरेटर साइड से रिप्रेसर प्रोटीन को हटा सकता है, एंड नाउ दिस प्रमोटर कैन एक्सप्रेस दीज जीन्स एंड फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रमोटर अपना काम करेगा, प्रोटीन बहुत सारा बनेगा, और जब प्रोटीन बहुत सारा बनेगा तो लैक्टोज का डाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। ओके, अब देखो, नॉर्मल कंडीशन क्या थी कि लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है, और नॉर्मल कंडीशंस में ही रिप्रेसर इन जीन्स के एक्सप्रेशन को रोक रहा है। ठीक है, रेगुलेट नहीं कर रहा है, उल्टा रेगुलेशन कर रहा है। ओके, मतलब कि कंट्रोल कर रहा है। तो क्योंकि ये रेगुलेशन, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, क्योंकि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं है, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशंस में इसका रिप्रेसिबल जीन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए हम इस लैक्टोसोपेरॉन सिस्टम को बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, एक तो हम इसको बोलते हैं लैक ओपेरॉन सिस्टम, जो हमने पढ़ा है वो है लैक ओपेरॉन सिस्टम। लैक वर्ड आया है लैक्टोज की वजह से। ठीक है, और ओपेरॉन का मतलब है, ओपेरॉन का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी अभी। इसको बोलते क्या है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में ये सब इनहिबिट हो रहा है, न जीन्स बन रहे हैं और न प्रोटीन बन रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, कि ये नेगेटिवली रेगुलेट हो रहा है, इट इज नॉट अ पॉजिटिव रेगुलेशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, अब जो चीज आप समझ चुके हैं उसी में ओपेरॉन का मतलब, तो मैं आपको ओपेरॉन का मतलब बता रही हूँ। ये पूरा ओपेरॉन है, ये पूरा ओपेरॉन है। इसको मैं डेफिनेशन कैसे लिखूंगी, स्ट्रक्चरल जीन्स अलोंग विथ, अब ये जो है ना इनहिबिटर वाली आई जीन और ओ साइट, इनको मैं बोलूंगी, प्लस रिप्रेसर प्रोटीन को भी ले लो, ये सब हेल्प कर रहे हैं इसकी, मतलब ये पूरा ही ओपेरॉन है, तो ये सब भी इंक्लूड करेंगे। तो इनको मैं बोलूंगी रेगुलेटरी जीन्स प्लस या और एसेसरी प्रोटीन्स। जीन्स भी हैं और प्रोटीन भी इन्वॉल्व है ना। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता रही हूँ। ओपेरॉन इज स्ट्रक्चरल जीन्स along with regulatory genes and accessory proteins that regulate the expression of a gene। मतलब ये तो हमने लैक्टोज का पढ़ा, लेकिन किसी भी एग्जाम्पल में पढ़े तो उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे जीन प्लस ऑपरेटर साइट प्लस इनहिबिटर साइट, ठीक है, प्लस उसका प्रोटीन, ये सब मिलाकर ओपेरॉन कहलाता है। ओके, सो इसको हम लैक ओपेरॉन सिस्टम कहते हैं, एंड लैक ओपेरॉन सिस्टम इज द इज टेलिंग अस हाउ द जीन इज रेगुलेटेड। क्लियर, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सिस्टम हमने पढ़ा था पहले लैक ओपेरॉन सिस्टम।
तो इससे थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराती हूँ सो दैट यहाँ पे हमें वापस कुछ कुछ हमारे लिए इजी हो जाएगा। लैक ओपेरॉन लैक्टोज के लिए वर्ड था ये, राइट। ओपेरॉन का मतलब क्या था? ग्रुप ऑफ जीन्स, एक जीन्स का यूनिट जिसमें कि रेगुलेटरी जीन्स होंगे, राइट। और हमारा ऑफ कोर्स किस पे काम हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन पे काम हो रहा था। ट्रांसक्रिप्शन की लेवल पे जीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो रेगुलेशन कहाँ हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल में हो रही है। तो ये क्या था? हमारा स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से इसको हमने कहा था स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन ही आरएनए में कन्वर्ट होता है, राइट। आरएनए बनाता है। तो स्ट्रक्चरल जीन प्लस रेगुलेटरी जीन्स प्लस कुछ प्रोटीन्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ओपेरॉन बनाते हैं। ओके। अब क्या है ना कि जो लैक ओपेरॉन है, जो लैक्टोस ओपेरॉन है, इसको हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जो मेरा ये, फिर से हम जीन बना लेते हैं, ये मेरा स्ट्रक्चरल जीन था। क्या थे? ZYA जीन्स, राइट। इनका यहाँ पे प्रमोटर था। प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में ऑपरेटर की साइट होती है। और यहाँ पे हमारा एक और जीन है जो कि इसको रेगुलेट कर रहा है, जिसका नाम था आई जीन। और ये आई जीन का प्रमोटर, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे बाइंड करेंगे प्रमोटर साइट पे, उसके बाद ही वो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है। तो ये आई जीन क्या बना रही थी? रिप्रेसर प्रोटीन बना रही थी, राइट। और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर पे लगता था, तो उसकी वजह से प्रमोटर अपना काम नहीं कर सकता। दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पे आएगा तो ये साइड उसको ब्लॉक मिलेगी। दैट मीन्स वो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता, राइट। अब इसमें क्या हो रहा था? मैं इसको इंड्यूसिबल क्यों कह रही हूँ, मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ। इंड्यूसिबल का मतलब है कि इसको, जो इसका सबस्ट्रेट है, इस ओपेरॉन सिस्टम का जो सबस्ट्रेट है, वो इसको इंड्यूस कर रहा है, वो इस ओपेरॉन सिस्टम को चला रहा है। मतलब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये ओपेरॉन सिस्टम ऑन है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ओपेरॉन सिस्टम काम कर रहा है। तो मतलब जब तक लैक्टोज नहीं था तो ये अपना, तो ये जीन्स नहीं बन रहे थे ना, ये जीन्स जो हैं वो प्रोटीन नहीं बना रहे थे। मैं डायरेक्ट प्रोटीन लिख देती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन नहीं। ये जीन्स अपना प्रोटीन नहीं बना रहे थे। मतलब ये ओपेरॉन लैक्टोज जो है इनका इंड्यूसर है। लैक्टोज इनका इंड्यूसर है। इंड्यूसर है मतलब इंड्यूसर समझ लो, ट्रिगर करना, स्टार्ट करना। तो लैक्टोज कैसे इसको स्टार्ट कर रहा है? जब लैक्टोज यहाँ पे आ रहा है तो ये जीन्स प्रोटीन बना पा रही है। अदरवाइज क्या हो रहा है? ये नॉर्मल कंडीशंस में बंद रहता है। नॉर्मल कंडीशंस में रिप्रेसर यहाँ पे इसको ब्लॉक करके रखता है। करेक्ट। इसका उल्टा है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है। इसमें सिर्फ एक बात मुझे लगता है मैंने एक ये पॉइंट मिस कर दिया, क्योंकि आपको इसमें डाउट ना हो जाए कि इस प्रोटीन को, जो आई जीन प्रोटीन बनाता है ना, उसको रिप्रेसर प्रोटीन बोल रहे थे हम। अब देखो उसको रिप्रेसर प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ऑपरेटर पे बाइंड करके इसको रिप्रेस कर रहा है, इस प्रमोटर को रिप्रेस कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा, राइट। बट इन नॉर्मल कंडीशंस में इसको रिप्रेस कर रहा है। अगर मैं लैक्टोज के टर्म्स में बात करूं तो लैक्टोज इसका इंड्यूसर है। देखो इसलिए हमने इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहा था। क्यों नेगेटिव रेगुलेशन कहा था? कि नॉर्मल कंडीशंस में ये इसको काम नहीं करने दे रहा है, ये प्रमोटर को काम नहीं करने दे रहा, राइट। इन जीन्स का प्रोटीन नहीं बनने दे रहा, नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है, राइट। लेकिन अगर लैक्टोस आ गया तो लैक्टोस इंड्यूसर है इसका, और ये जीन्स काम करने लगेंगे, राइट। अब इसको समझते हैं। ट्रिप्टोफैन ना उल्टा होता है, रिप्रेसिबल होता है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम है। इसका क्या मतलब है कि अब देखो ये नॉर्मली प्रोटीन नहीं बना रही थी, लैक्टोस आएगा तब प्रोटीन बनेगी। इसमें क्या होता है? इसमें नॉर्मली प्रोटीन बनता है। नॉर्मली ये ट्रिप्टोफैन का एंजाइम बनेगा, ठीक है, इट विल बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो गया, ट्रिप्टोफैन नॉर्मल है तो एंजाइम प्रोड्यूस होगा। ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो गया, ठीक है, ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब ट्रिप्टोफैन इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और स्टॉप कर रहा है। कंट्रोल भी नहीं कर रहा है, मैं कहूंगी स्टॉप कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये ज्यादा हो रहा है तो ये रिप्रेस कर रहा है इस ओपेरॉन सिस्टम,
ठीक है, तो इसका ओपेरॉन सिस्टम दिखता कैसा है? इसकी भी स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी ऑफ कोर्स, और हर स्ट्रक्चरल जीन से पहले हमें क्या मिलता है? प्रमोटर साइट। तो मैं सोचती हूँ कि ये प्रमोटर साइट है। हमेशा प्रमोटर के पहले ऑपरेटर साइट होती है और एक दूसरी जीन इसको रेगुलेट कर रही है। ठीक है, तो हमेशा ये क्या होती है? हमारी रेगुलेटरी जीन। यहाँ पे मैं रेगुलेटरी जीन लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका नॉर्मली काम पॉजिटिव है, ये इसकी पॉजिटिव रेगुलेशन बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि नॉर्मली ये जीन ऑन रहेगा। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसमें 5 जीन होते हैं और वो ए से ई तक उल्टे होते हैं, मतलब ई, डी, सी, बी, ए, ऐसे आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे होता है ई, डी, सी, बी, ए। ठीक है, ये हैं इसकी स्ट्रक्चरल जीन्स। इन स्ट्रक्चरल जीन्स का ये प्रमोटर है और इससे ये रेगुलेटरी जीन जो है इसको रेगुलेट करती है। तो अब क्या होता है? नॉर्मली ये जो प्रोटीन बनाती है, वहां पे रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा था ना, यहाँ पे जो ये प्रोटीन बनाती है एक एंजाइम बनाती है और वो एंजाइम नॉर्मल कंडीशंस में इनएक्टिव होता है। कोई भी एंजाइम जब कोई भी एंजाइम जब इनएक्टिव होता है ना, तो उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, ठीक है। और जब वो पूरा एंजाइम काम करता है, मतलब पूरा एंजाइम होता है हमारे पास, जब होल एंजाइम होता है तो उसको कहते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है कि इनएक्टिव एंजाइम को हम एपो एंजाइम कहते हैं। ओके, तो नॉर्मली ये जो रेगुलेटरी जीन प्रोटीन बना रही है वो एक इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, इनएक्टिव है मतलब वो ऑपरेटर पे बाइंड कर ही नहीं सकता, वो इनएक्टिव है, वो कोई काम नहीं कर सकता। ओके, तो अगर ऑपरेटर साइड पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? ये प्रमोटर जीन अपना काम करेगी और ये जीन्स अपना काम करके प्रोटीन बनाएंगे। अब ये कौन सा प्रोटीन बनाती हैं? ये बनाती हैं ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस। सिंथेटेस, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होगी, मतलब बॉडी में ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होगी। अब ट्रिप्टोफैन ना एक अमाइनो एसिड है, राइट? और ये बनेगा कैसे? काफी सारे अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं और काफी सारे हमें किसके थ्रू मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, हमारे खाने के थ्रू। तो जैसे ही बॉडी में इसका रॉ मटेरियल जाए, जैसे ही बॉडी में मैं ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स दे रही हूँ जिससे ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बन सकता है, तो ये एंजाइम, तो इस एंजाइम की प्रेजेंस से कोई भी एंजाइम क्या करता है? कैटालाइज करता है रिएक्शन, है ना, जल्दी जल्दी हेल्प करता है बनने। तो अगर मैंने कोई न्यूट्रिएंट भेजे जिससे कि ट्रिप्टोफैन बन सकता है, तो इस एंजाइम की हेल्प में जल्दी जल्दी मेरी बॉडी के लिए ट्रिप्टोफैन बनेगा और मेरी बॉडी उसको कंज्यूम कर सकती है, मतलब आई कैन यूज इट। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल कंडीशंस। अब क्या हो रहा है? अगर ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो गया, कैसे ज्यादा हो गया? मैंने यहाँ से खाने में मैंने खाने में कुछ ज्यादा ऐसा खा लिया जिससे कि ट्रिप्टोफैन बन सकता है। ठीक है, अब नॉर्मल रिक्वायरमेंट डेली रिक्वायरमेंट ही समझ लो। नॉर्मल रिक्वायरमेंट मुझे पता नहीं है कितनी होती है, ठीक है, हमें इसके लिए नीड नहीं है, बट वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। मानो कि 100 होती, ठीक है, मानो 100 जो है वो ट्रिप्टोफैन की नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैंने आज ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से 105 हो गई। ठीक है, 105 लेवल हो गई है ट्रिप्टोफैन की। ठीक है, तो यहाँ पे 100 होनी चाहिए थी बट 105 हो गई। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 5 एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन जो बनेगा, ये क्या करेगा? ये जाके इस एपो एंजाइम से बाइंड हो जाएगा। ये जाके इस एपो एंजाइम से बाइंड हो जाएगा, ठीक है, और इस एपो एंजाइम को वो एक्टिव कर देगा। ठीक है, और अगर ये एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा? ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो, ऑपरेटर पे लग गई। अब इसको प्रमोटर को इसका काम करने ही नहीं देगा, मतलब ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज बनना बंद हो जाए। ठीक है, और अगर ये बना नहीं तो मतलब जो मैं एक्स्ट्रा और खा रही हूँ उससे ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस नहीं हो सकती और ट्रिप्टोफैन मेरी बॉडी को नहीं चाहिए। तो ये बॉडी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है कि बॉडी कंट्रोल कर रही है, बॉडी में जिस चीज की जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना ही बनने देती है, बाकी वो वेस्ट कर देती है उसको। तो क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आएंगे? एक बहुत बेसिक क्वेश्चन यही आता है कि ये रिप्रेसिबल है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सिस्टम रिप्रेसिबल सिस्टम होता है या इंड्यूसर सिस्टम होता है? इंड्यूसिबल है या रिप्रेसिबल है? ठीक है, रिप्रेसर या इंड्यूसर दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि पॉजिटिव रेगुलेशन होता है या नेगेटिव रेगुलेशन? तो आपको इन दोनों का याद होना चाहिए। ठीक है, कि
लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर है, राइट? वो इंड्यूस कर रहा है। इंड्यूस कर रहा है मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब ये जीन्स प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो गया तो ये प्रोटीन नहीं बन रहा है। करेक्ट? आप इससे याद रखेंगे कि एक इंड्यूसर है और दूसरा रिप्रेसर। ठीक है, और दूसरी बात कि ये आई जीन नॉर्मली काम कर रही थी, लैक्टोज के आने पे काम नहीं कर रही, तो इसलिए ये नेगेटिव रेगुलेशन सिस्टम। ठीक है, और ये नॉर्मली काम नहीं कर रहा है ना, इनएक्टिव है। रेगुलेटरी जीन की बात हो रही है, नॉर्मली काम नहीं कर रहा है और ट्रिप्टोफैन के आने पे काम कर रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव रेगुलेशन सिस्टम, इसको पॉजिटिव रेगुलेशन सिस्टम। Hope you understood the concept. Thank you so much. Please like the video, comment on it, share with your friends and subscribe to this channel. Thank you so much. Bye bye.